हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में चंद इंपॉर्टेंट एक्ट्स और पॉलिसीज के बारे में बात किया था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हमारे दूसरे पार्ट में और भी चंद इंपॉर्टेंट इसी तरीके से एक्ट्स और पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे जो कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए और सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरत है और इंडिया में जो है इन्हें स्पेसिफिकली लाया गया ही था कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट जो है वो है कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो आइए देखते हैं कि कोस्टल रेगुलेशन जोन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कहते हैं। दे गवर्न ह्यूमन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी क्लोज टू कोस्टलाइन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फ्रेजाइल इकोसिस्टम नियर द सी। हमने ऑलरेडी इकोसिस्टम्स के बारे में जब बात किया तो हमने देखा कि एक यूनिक इकोसिस्टम बन जाता है उस जगह जहां पर टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते हैं। बेस्ट एग्जांपल बीच में आपको पानी भी मिलेगा, आपको लैंड भी मिलेगा, यानी कि बीच का जो इकोसिस्टम होता है वो बहुत ही यूनिक होता है। तो ये जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, मैं बेस्ट एग्जांपल आपको बीच दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस बीच होते हैं। जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वो दरअसल टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के बीच का एक लिंक होते हैं। तो यहाँ का पूरा इकोसिस्टम बहुत ही यूनिक होता है, बहुत ही एक्सोटिक यहाँ पर लाइफ स्पीशीज हमें बोथ प्लांट और एनिमल दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के इस फ्रेजाइल इकोसिस्टम में अगर इनडिस्क्रिमिनेट ह्यूमन एक्टिविटीज हो, हद से ज़्यादा अर्बनाइजेशन या फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करें या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक्टिविटी यहाँ पर आसपास चले, तो जाहिर सी बात है कि वो एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं हो सकता। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन जो है वो दरअसल अलग अलग जोन्स में बांटता है इन कोस्टल एरियाज को और बताता है कि किस जोन में किस हद तक ह्यूमन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो सकती है और किस एरिया में बिल्कुल ही प्रोहिबिट की गई है। They restrict certain kind of activities like large construction, जैसा कि अभी मैंने कहा कि बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस आप उन कोस्टलाइंस पर नहीं कर सकते। सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, माइनिंग एक्सेट्रा विद इन अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द कोस्टलाइन। माइनिंग तो बहुत दूर की बात है, माइनिंग के लिए जगह ही अलग होती है। आप कोस्टलाइन के आसपास तो हरगिज माइनिंग नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात के सैंड भी जो है वो माइनर माइंस ही कहलाता है, या फिर कई बार जो है हम गोल्ड के लिए या फिर डायमंड्स वगैरह के लिए, पर्ल्स वगैरह के लिए भी जो है कई बार कोस्टल रीजन्स में जो है माइनर माइनिंग अगर हम कह सकें तो इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटीज भी जो है वहां पर इलीगल करार दिए जाएंगे या फिर वहां पर उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। It was first used in 1991, that is Coastal Regulation Zone, by Ministry of Environment, Forest and Climate Change under Environmental Protection Act। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया। With the mandate to take measures to protect and conserve our coastal environment। तो जो यूनिक एक इकोसिस्टम या फिर यूनिक एनवायरनमेंट जो इस कोस्टल रीजन में बनता है, उसे बचाने के लिए, उसे प्रिजर्व कंजर्व करने के लिए सबसे पहली बार 1990s में ही इनिशिएटिव लिया गया था। हाल ही में रिसेंटली में ही 2016-17 उस टाइम फ्रेम में भी जो है अगेन हमें इन कोस्टल रेगुलेशन जोन के रूल्स एंड रेगुलेशंस इशू किए गए थे। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर पॉलिसी अगर हम कह सकें वो है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। दरअसल बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है? देखिए, बायोमेडिकल वेस्ट इज डिफाइंड एज ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, treatment apparatus like needles, syringes and other materials used in healthcare facilities in the process of treatment and research। चाहे वो इंसानों के लिए हो या फिर एनिमल्स के लिए, जब आप किसी बीमारी से जो है आप हेल्थ पाते हैं तो उस बीमारी से हेल्थी होने के लिए या फिर उस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए अलग अलग मेडिसिन आप यूज़ करते हैं, या फिर कई बार आपके इंटरनल ऑर्गन्स भी जो है वो कई बार रिप्लेस किए जाते हैं अगर ज़रूरत पड़े। तो इस तरीके का जो वेस्टेज आता है, भले वो सिरिंजेस हो, मेडिसिन की वजह से हो, या फिर ग्लूकोज के वगैरह के जो बॉटल्स वगैरह जो होते हैं, सिरिंजेस वगैरह, इन सभी को जो है बायोमेडिकल वेस्ट कहा जाएगा। क्योंकि कई बार जो है इसमें वो वायरसेस वगैरह स्टिल होते हैं, एक्टिव होते हैं। अगर ओपनली उन्हें डंप कर देंगे तो कोई और हेल्थी आदमी को जो है वो अफेक्ट कर सकते हैं, और इवन कई बार भी एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही एडवर्स होते हैं इस तरीके के मेडिकल वेस्ट। तो इनके बारे में भी रेगुलेट करना बहुत ही जरूरी है। तो 2016 में भारत सरकार ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स लाए हुए थे। The objective of the rules is to properly manage the per day biomedical waste from healthcare facilities यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह across the country। किस तरीके से इन वेस्ट से डील किया जाएगा, सिरिंजेस वगैरह कहाँ पर आप फेंक रहे हैं, जो मेडिकल प्रोडक्ट जो वेस्टेज आ रहा है, जो आप कॉटन्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, उन सभी का जो वेस्टेज जो वहाँ से निकल रहा है, आप उसे किस तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं, आप किस तरीके से उस वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हैं, सभी के बारे में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल बात करता है। The ambit of the rule has been expanded to include vaccination camps, जहां पर हम वैक्सीन डलवाते हैं on a large scale, blood donation camps, यहाँ पर भी अच्छी खासी तादाद में ही लोग आते हैं,
सर्जिकल कैंप्स और एनी अदर हेल्थ केयर एक्टिविटीज, यानी कि इन्हें महज हेल्थ के सिस्टम में ही जो है महज मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह तक नहीं रखा गया था, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज जिसे हम कहते हैं, इन्हें और भी एक्सपेंड किया गया है, जहां पर ब्लड कैंप्स, वैक्सीनेशन कैंप्स जो है वो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है अच्छा खासा बायोमेडिकल वेस्ट हमें देखने को मिलता है। इन सभी के बारे में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 डील करते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी है या फिर एक्ट है जिसके बारे में हमें बात करना है वो है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ई वेस्ट होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दे सकूं तो यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स दैट आर इंटेंडेड फॉर रीयूज, सैल्वेज और रीसेल, डिस्पोजल और रिसाइकलिंग और रेफर्ड टू एज ई वेस्ट। बेस्ट एग्जांपल, अगर आपका कोई पुराना टीवी है, मोबाइल है, फ्रिज वगैरह है जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, वो खराब हो चुका है तो आप उसे कहाँ पर डंप करेंगे? ओपनली आप उसे डंप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कई हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, कई हार्मफुल कंपाउंड्स उसमें होते हैं, जिंक, मर्क्यूरी जैसे, जिनसे बड़े अजीबोगरीब बीमारियां आते हैं। बेस्ट एग्जांपल, मर्क्यूरी से तो मिनामाटा डिसीज आती है, हम आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में बात करेंगे। तो ये कंपाउंड्स जो होते हैं, ये केमिकल्स वगैरह जो होते हैं, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए और ओपन एनवायरनमेंट में। तो आप इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जो है बस किसी तरीके से आप ओपनली इन्हें रोड्स पर डंप नहीं कर सकते। तो चाहिए कि भारत सरकार इसके बारे में भी सोचे और किस तरीके से इसे रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं या फिर सैल्वेज उन्हें कर सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय वगैरह। तो इन सभी के बारे में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बात करते हैं। इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ ई वेस्ट particularly in developing nations can affect human health adversely and also cause pollution of the environment। दरअसल ये ई वेस्ट का मैनेजमेंट का इशू जो है वो ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में ही है, क्योंकि हमारे पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम इन ई वेस्ट को सही तौर पर रीप्रोसेस करके रीयूज कर सकें। तो ज़्यादातर हम इन्हें ओपनली ही डंप करते हैं, हमें इसका वर्थ जो है पता नहीं है या फिर हम इसके एडवर्सिटीज से सही तौर पर अवेयर नहीं है। It provides for stricter norms and are part of government's increased commitments toward environmental governance। तो environmental governance यानी कि governance provide करना with keeping environment in your view, के environment को भी sustain करना ये भी सरकार की ही जिम्मेदारी है। The rules are for the first time bring up producers under the ambit of the extended producer responsibility और EPR together with the टारगेट, यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है उसी पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है कि फर्दर जब वो प्रोडक्ट वेस्ट हो जाए या फिर फर्दर जब उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना हो तो किस तरीके से आप उसे रीयूज कर सकते हैं या फिर वापस अपने पास जो है वो मंगवा सकते हैं। इसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। या फिर किस तरीके से इस वेस्ट को तुम कलेक्ट करोगे, उसे फिर से रीयूज करोगे या फिर सैल्वेज करोगे, रिसाइकिल करोगे, या फिर किस तरीके से तुम फिर से जो है कलेक्ट करोगे अपने कस्टमर से, या फिर किस तरीके से तुम इसके एडवर्स इफेक्ट को जो है कम कर सकोगे। ये जिम्मेदारी पहली बार जो है वो प्रोड्यूसर्स पर ही रखी गई थी। सो दिस वाज समथिंग अबाउट ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। और अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट हम सभी इसके बारे में जानते हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। It states that every local body has to be responsible for setting up of infrastructure for segregation, collection, processing and disposal of plastic waste। लोकल बॉडी यानी कि म्युनिसिपैलिटी पर ही पहली बार, यहाँ पर भी पहली बार ही म्युनिसिपैलिटी पर एक लीगल ऑब्लिगेशन या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है कि प्लास्टिक से रिलेटेड जो कोई भी इश्यूज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए ताकि आप प्लास्टिक को आप सेग्रीगेट करो, सेपरेट करो, कलेक्ट करो, उसे किस तरीके से आप डिस्पोज कर सकते हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल बॉडी पर ही रखी गई है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2018 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जो हमने पिछले स्लाइड में बात किया, प्लास्टिक से रिलेटेड भी यहाँ पर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर भी एक्सटेंड किया गया है। कई बार जो है सिंगल यूज प्लास्टिक्स जो है वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। 50 माइक्रोन से ज़्यादा का प्लास्टिक होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है बहुत ही थिक होता है 50 माइक्रोन से ज़्यादा, लेकिन 50 माइक्रोन से कम जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक कहा जाता है। ये बहुत ही हार्मफुल है, इजीली, वैसे तो हर प्लास्टिक हार्मफुल है, ये इजीली डिग्रेड नहीं होते एनवायरनमेंट में। तो जाहिर सी बात है कि प्रोड्यूसर पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई कि जब तुम प्लास्टिक जो है ओपनली लोगों में छोड़ रहे हो तो फिर से जो है किस तरीके से उसे अपने पास लाओगे, उसे किस तरीके से उस वेस्ट को जो है तुम रिकलेक्ट करोगे, रीयूज या फिर रिसाइकिल वगैरह करोगे। इन सभी के बारे में भी इस एक्ट में बताया गया है। A new national framework on plastic waste management is in the works, which will introduce third-party audits as part of monitoring mechanism। ये पहली बार अगेन यूनिक कॉन्सेप्ट इंडिया में लाया गया है कि किसी थर्ड पार्टी की तरफ से
कोई एक प्राइवेट एनजीओ या फिर कोई भी एक थर्ड पार्टी, कोई एक नया डिपार्टमेंट वगैरह जो क्या है वो आएगा और उस लोकल बॉडी में देखेगा कि किस तरीके से वो ऑडिट करेगा, दरअसल वेरीफाई करेगा कि सच में किस तरीके से प्लास्टिक के मैनेजमेंट में जो है काम चल रहा है, प्लास्टिक का वेस्ट किस तरीके से मैनेज कर रहा है, वर्क किस तरीके से चल रहा है। तो इन सभी के बारे में जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में बताया गया था। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड पॉलिसीज के इस सेकेंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।